into this business. एंड आज कैसा है? चलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. लेट अस स्टार्ट अवर method of the repair special procedures, wherein we have seen that certain latest technologies in the construction, in the repairs, and the latest materials other than the cement, water, sand, aggregate, and certain admixtures, maybe the accelerators, maybe retarders, or various types of the admixtures we have learned. Other than this, the main material that is being used for the special repairs is the polymer based material. पॉलीमर जो रहते हैं, है ना, जो जिसको हम हमारे सर्वसाधारण लैंग्वेज में प्लास्टिक बोलेंगे. प्लास्टिक इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर. सिर्फ वो हार्ड पॉलीमर है जिसको थर्मोसेटेड पॉलीमर करके बोलते हैं. और दूसरा थर्मोप्लास्टिक है. थर्मो जो प्लास्टिक स्टेज में रहता है वो पॉलीमर हम यूज करते हैं. ये पॉलीमर कैसे यूज करते हैं? ये दो टाइप के पॉलीमर रहते हैं. एक तो पॉलीमर यूज्ड एज ए मॉडिफायर्स फॉर द सीमेंटिंग सिस्टम. सीमेंटिंग यानी बाइंडिंग के लिए कुछ पॉलीमर यूज करते हैं. हमने देखे थे तीन टाइप के इसमें लिखते करते हैं हम. एक तो कंक्रीट में डालते हैं पॉलीमर, एग्रीगेट में डालते हैं, नहीं तो सीमेंट में डालते हैं. और दूसरा टाइप जो पॉलीमर का है वो है वो थर्मोसेटिंग रेजिन्स करके आते हैं. ये दो हम यूज करते हैं. ये रेजिन्स को इपॉक्सी रेजिन करके भी बोलते हैं. आजकल जो लेटेस्ट मटेरियल यूज करते हैं उसको इपॉक्सी रेजिन करके बोलते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वो है एरलडाइट है ना. आपके कहीं तो भी आपने यूज किया होगा. एक मार्केट में एरलडाइट मिलता है बाइंडिंग के लिए. एक वो रेजिन का एग्जांपल है. उसमें एक थिनर रहता है, पतला रहता है, और एक हार्डनर रहता है, जो दोनों ऐड करने के बाद में यदि किसी चीज को चिपकाना है तो वो बराबर पकड़ के रखता है. एरलडाइट इज ए वेरी गुड एग्जांपल. फेविक्विक करके आता है, और एक अच्छा उसका एग्जांपल दूसरा फेविकॉल भी है. तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द रेजिन्स. हार्डनर और लिक्विड ऐसा रहता है उसमें. तो ये हम यूज करते हैं. इपॉक्सी रेजिन्स एंड पॉलीमर पजेसेस एक्सलेंट एडिजिव एंड सीलिंग प्रॉपर्टी. ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल इज लार्ज. थोड़ा महंगा है ये, लेकिन ये बहुत अच्छे से रिपेयर करता है, परमानेंट रिपेयर करता है, और वो स्ट्रक्चर की ओरिजिनलिटी वापस करता है. यानी उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है. द फंक्शंस ऑफ दिस पॉलीमर लैटेक्स. ये पॉलीमर को लैटेक्स भी बोलते हैं, पॉलीमर लैटेक्स. इट एक्ट्स एज ए वाटर रिड्यूसिंग प्लास्टिसाइजर. इट प्रोवाइड्स ए वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन द रिपेयर मॉर्टर एंड द कॉन्क्रीट सरफेस बीइंग रिपेयर्ड. यानी जो मॉर्टर हमने रिपेयर के लिए बनाना है उसमें, और जो पुराना कंक्रीट है जिसको दुरुस्त करना है, ये दोनों में वो ये पॉलीमर ये बॉन्ड अच्छा सा बनाता है. वो बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि पुराना कंक्रीट सेट है, पहले का हार्ड बना हुआ है. उसमें यदि ये नया मॉर्टर या कंक्रीट डालेंगे तो दोनों ने पकड़ के अच्छा रखना चाहिए. वो पकड़ ये पॉलीमर या रेजिन के कारण आती है. Other than this, it improves the impact, tensile, flexural, as well as compressive strength, reduces the permeability of the repair mortar to the water. ये बहुत important है. लास्ट दोनों भी, कि वो तो ये स्ट्रेंथ कंक्रीट की बढ़ाता है, लेकिन वो कंक्रीट की परमिएबिलिटी कम करता है, इम्परमिएबल बनाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है. जो पॉलीमर्स हम पहले देखेंगे, जो पॉलीमर यूज करते हैं जनरली, वो रहते हैं पॉलीविनिल एसीटेट, पीवीए, स्टीरीन ब्यूटाडीन रबर, है ना. ये इतने नाम आपको एग्जाम के, इससे बहुत सारे नाम नहीं ध्यान में रखना, लेकिन दो तीन तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. हम तो बहुत डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं. एग्जाम में तो छोटी सी नोट आती है, लेकिन काय के भी ऊपर में आ सकती है. अब ये पॉलीमर्स जो यूज करते हैं, अदर देन रेजिन्स, three types of the methods wherein these polymers are used.
दे आर द पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट और पॉलीमर कंक्रीट. वी विल सी वन बाय वन. पॉलीमर यानी आपको क्या है कि ये मोनोमर करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मोनोमर से. ये मोनोमर में बॉन्डिंग करके कोवैलेंट बॉन्डिंग होने के बाद में जो मटेरियल बनता है उसको पॉलीमर करके कहते हैं. इट इज ए केमिकल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोमर्स बॉन्डेड टुगेदर इन ए लॉन्ग रिपीटिंग चेन. ठीक है. रबर ये नेचुरल पॉलीमर है और जो आर्टिफिशियल पॉलीमर है उसमें थर्मोप्लास्टिक्स एंड दी थर्मोसेट्स, ऐसे दो टाइप के. थर्मोप्लास्टिक यानी रेजिन और थर्मोसेट यानी जो हमारी प्लास्टिक की बकेट या प्लास्टिक की शीट्स है जो हार्ड है उसको थर्मोसेट करके बोलते हैं. मोनोमर जैसे मैंने बताया इज ए टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट हैज एबिलिटी टू केमिकली बॉन्ड विद अदर मटेरियल्स, अदर मॉलिक्यूल्स इन ए लॉन्गर चेन. है ना. मोनोमर ये कार्बन कंपाउंड ही है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड है. इसके एग्जाम्पल विनील क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह वगैरह है ना. थोड़ा सा हमको कोई बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा जनरल नॉलेज. पॉलीमर यानी जिसमें पॉली यानी मेनी, मर यानी पार्ट, चेन ऑफ दी अगेन ऑल दीज मोनोमर्स बॉन्डेड टुगेदर with the help of the step growth polymerization और chain growth polymerization. दो मेथड से इसको पॉलीमराइजेशन किया जाता है. ये मोनोमर को जोड़ा जाता है बाय द कोवैलेंट बॉन्ड. है ना. आपको मालूम है बहुत सारे बॉन्डिंग है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रोवैलेंट वगैरह वगैरह टाइप के बॉन्डिंग है. तो उसमें से कोवैलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डिंग होता है. स्मॉलर मोनोमर्स गेट कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर्स. Various types of the polymers are there: polypropylene polymer, polyethylene low density, etc., etc., PVC, etc. So we will come to our main subject, that is the polymer base repairs. Polymer concrete has a high strength, durability increases, that is they reduce the permeability, and it is being done by the three methods: the polymer impregnated concrete, polymer cement concrete, and the third is the पॉलीमर यूज्ड इन द एग्रीगेट. पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट में क्या किया जाता है कि पहले कंक्रीट तो अपने रेगुलर जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट वगैरह यूज करके कंक्रीट बनाया जाता है. कंक्रीट कास्ट भी किया जाता है और वो कंक्रीट हार्ड हो जाने के बाद में वो कंक्रीट में आइदर विद द हेल्प ऑफ द बोर होल्स और विद द हेल्प ऑफ द ग्राउटिंग और विथ the other methods, these polymers are impregnated, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है इसको. ये polymers are impregnated or injected into the concrete wherein there is cracks or wherein there are voids, there are pores, और उसमें उसको इम्प्रेग्नेट करके, इम्प्रेग्नेशन यानी इंसर्ट. लेकिन ऐसा इंसर्ट ऐसा नहीं कर सकते, कुछ तो भी उसमें आपको छेद करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा और उसमें ये कंक्रीट, ये पॉलीमर को जो है, ये पॉलीमर को ग्राउटिंग करना पड़ेगा. और बाद में फिर वो जो कंक्रीट है वो कंक्रीट को जिसमें ये इम्प्रेग्नेशन किया है पॉलीमर का, इसको with the help of certain radiations, either gamma radiation, yeah, with the help of the heat or using certain catalyst, these are polymerized to convert to the thermosets. फिर ये हार्ड हो जाते हैं और ये कंक्रीट के अंदर में सब जो वाइड्स है, क्रैक्स है, उसको फील कर देते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सल्फर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट. One sulfur polymer is there, with the help of the carbon, hydrogen and the sulfur it is produced, and it is impregnated, it is inserted, it is grouted into the earlier done concrete, earlier set concrete, and then polymerization is done. The another is polymer cement concrete. ये जो पॉलीमर है ये सीमेंट बनाते वक्त सीमेंट में डाला जाता है और वो सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं.
और कंक्रीट जब सेट हो जाता है बाद में, ये पॉलीमर डालने के बाद में, पॉलीमर सीमेंट, तो ये कंक्रीट सेट हो जाने के बाद में फिर उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं. Polymerization with the help of the radiation of certain gamma rays or with the help of giving certain heat to that concrete, या कोई कैटेलिस्ट का यूज करके, या उसको क्यूरिंग किया तो भी उसका पॉलीमराइजेशन होता है. और फिर बाद में वो कंक्रीट इम्परमिएबल, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ती है और बाकी सब प्रॉपर्टी ड्यू टू पॉलीमराइजेशन आता है. तीसरा जो है वो पॉलीमर जो है वो पॉलीमर्स आर मिक्स्ड विद द एग्रीगेट. एग्रीगेट के साथ में ये पॉलीमर को मिक्स किया जाता है, या दिस पॉलीमर्स आर कोटेड ओवर द एग्रीगेट, है ना. एग्रीगेट को कोट किया जाता है ये पॉलीमर से, पेंटिंग जैसा करते हैं वैसा. और वो एग्रीगेट जब कंक्रीट में यूज करते हैं तो वो कंक्रीट बनाने के बाद में, कंक्रीट सेट हो जाने के बाद में, हार्ड हो जाने के बाद में, वो कंक्रीट का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, या क्यूरिंग करने से भी these gets converted into the polymers. The polymer cement concrete may be obtained by substituting at least 30% of the epoxy resin for cement in ordinary Portland cement. ऐसा बोलते हैं कि 30% सीमेंट कम करके आप 30% पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द epoxy resin. The addition of fly ash, फिर से fly ash आया, पोजोलोनिक मटेरियल, टू इपॉक्सी सीमेंट मिक्सेस इज फेवरेबल फॉर द स्ट्रेंथ, है ना. फिर से हमारा पोजालोनिक मटेरियल यहाँ पे काम में आ रहा है. तो ये पॉलीमर इम्प्रिग्नेशन इज द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द फ्लडिंग द क्लीन्ड ड्राइड क्रैक्ड कंक्रीट सरफेस विथ मोनोमर which is then polymerized in place, the steeling and structurally repairing the crack. ये पॉलीमर इम्प्रेग्नेशन हो गया. ड्रिलिंग, ग्राउटिंग एंड प्लगिंग, the method is only applicable for the cracks running in reasonably straight lines and accessible at one end. यानी जो क्रैक जनरली स्ट्रेट लाइन में है, जनरल रहती तो नहीं है, फिर भी स्ट्रेट लाइन में है, एक उसके एक बाहरी सरफेस से उसको ड्रिलिंग कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं, उसमें नोजल फिक्स कर सकते हैं, और वो नोजल के थ्रू उसमें ग्राउटिंग करेंगे. ग्राउटिंग यानी मैंने आपको बताया कि जो सीमेंट, वाटर, या ये जो इपॉक्सी मटेरियल है, इपॉक्सी रेजिन और सर्टन पॉलीमर्स, दे आर इंजेक्टेड. इंजेक्शन का आपको बताया था मैंने, डॉक्टर जैसा इंजेक्शन देता है वैसे ही टाइप का इंजेक्शन बहुत बड़े साइज में रहता है. थ्रू दैट इंजेक्शन these all materials in the liquid form are injected with the help of the compressed air, क्योंकि ये बहुत फोर्स से अंदर ढकेलना पड़ता है ये लिक्विड, तो compressed एयर यूज करते हैं, और compressed एयर यूज करके इसको अंदर में ढकेला जाता है ये लिक्विड को, ताकि ये अंदर जाने के बाद में ये पूरे अंदर के क्रैक्स में घुस जाता है, वॉइड्स में घुस जाता है. So liquids and the gaseous monomers can fully penetrate concrete by external pressure, that is the pneumatic or the compressed air pressure, and then can be polymerized. ठीक है. तो ये करने के पहले ये सरफेस को ड्राई करना जरूरी है, इसमें से एयर, इसमें से जो भी क्रैक्स वगैरह साफ करना बहुत जरूरी है. The polymers which are used are the methyl methacrylate, MMA, styrene polymer, styrene, methanol, विनिल मोनोमर्स एक्सेट्रा. ठीक है, थोड़े से आपको ध्यान में रखना है. पॉलीमर का पार्ट हमने खत्म कर लिया. अभी हम रेजिन बेस्ड मटेरियल जो रहते हैं, है ना. पहला पॉलीमर में, पॉलीमर हम जनरली इम्प्रेग्नेशन करते हैं, पॉलीमर घुसाते हैं क्रैक में वगैरह, भरते हैं, मॉर्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, मसाले में पॉलीमर डाल के मिक्स कर सकते हैं, या वो सीमेंट में मिक्स करके कंक्रीट में करेंगे, फिर पॉलीमराइजेशन करेंगे. पॉलीमराइजेशन करना पॉलीमर को जरूरी है, रेजिन को नहीं है. पॉलीमराइजेशन करना यानी वो जो मोनोमर हम कंक्रीट में डाल के उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं, वो पॉलीमर हम रेडिएशन देके कन्वर्ट करते सकते हैं, कंक्रीट को गर्म करके हीट करके कर सकते हैं, या क्यूरिंग से भी पॉलीमराइजेशन होता है. लेकिन ये जो रेजिन्स है,
ये रेजिन्स जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे ये एरल्डाइट टाइप ही मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है। एक मटेरियल थिनर रहता है और एक मटेरियल हार्डनर रहता है। दोनों मिक्स करके जब इसको हम इंसर्ट करते हैं, ग्राउट करते हैं, तो अंदर जाने के बाद में ये बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेजिन बेस्ड मटेरियल्स रिपेयर्स। रेजिन को हम मॉर्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सीमेंट, सैंड और द फाइन एग्रीगेट और 5 mm कोर्स एग्रीगेट with water, and this resin is mixed and is either applied as a plaster, or this mix can be injected or grouted. Okay, so in this way that crack, either by applying in the form of the plaster or by injecting this into the cracks or the voids, later on they set, they become very hard कि वो निकाल ही नहीं सकते, इतना हार्ड बन जाता है। तो वो कंक्रीट की रिपेयर करता है और कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। इपॉक्सी रेजिन मॉर्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कंक्रीट रिपेयर्स। आजकल के जमाने में जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें इपॉक्सी रेजिन यूज करते हैं, इपॉक्सी रेजिन मॉर्टर यूज करते हैं। पॉलिस्टर and acrylic resin based mortars are generally used for small area repairs where very rapid development of strength is required। ठीक है, ये पॉलीमर्स ही है। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक रेजिन सिर्फ ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और इसको पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये अपने आप सख्त हो जाते हैं, अपने आप हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब हम पॉलीमर जो पहले पार्ट में देखा उनको जब यूज करते हैं, उनका इम्प्रेग्नेशन करते हैं, तो उसको पॉलीमराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है या उसका क्यूरिंग करना पड़ता है या उसको कोई रेडिएशन को उसमें से पास करना पड़ता है कंक्रीट में से, तब पॉलीमराइजेशन होता है और तब वो सख्त या हार्ड होते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल है रेजिन, ये मटेरियल अपने आप समय के साथ में हार्ड होना चालू होता है। आपको मालूम है, आपने एरल्डाइट देखा होगा, फेविक्विक देखा होगा, जो फेविक्विक आता है वो कितने जल्दी हार्ड हो जाता है, उसमें से लिक्विड निकलने के बाद में इमीडिएट हार्ड हो जाता है। कहीं गलती से आपके उंगली को लगा रहा तो चिपक जाती है अपनी उंगली। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द रेजिन। तो वैसे ही फेविकॉल एक वन ऑफ द रेजिन इज देयर, ये आपको समझने के लिए। तो ये पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक रेजिन आर द एग्जांपल्स। Materials are the epoxy, polyester are the thermosetting materials. These are not the thermo hardener materials, thermosetting, ये set होते हैं धीरे धीरे। When cured, the molecular chains are locked and they are permanently together, do not melt when heated but lose strength with increase in temperature। ये मेल्ट नहीं होते हैं गर्म होने के बाद में, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ कम होती है टेम्परेचर जैसा बढ़ता है। The resins are broadly classified as epoxy resin, unsaturated reactor polyester resin, highly inflammable with flash point of 10 degrees Celsius, unsaturated acrylic resins। acrylic resin system है ना, ये थोड़े हमारे ध्यान में रहे तो चलता है, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा हमारा नॉलेज बढ़ाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द पॉलीमर्स एंड द रेजिन्स, पॉलीमर्स में पॉलीमराइजेशन, रेजिन्स में नेचुरल हार्डनिंग। रेजिन्स में फिर से लिक्विड और थिनर एंड द हार्डनर, ऐसे दो टाइप के रहते हैं। इपॉक्सीज इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हैड बीन यूज्ड इन वेरियस वेज इन प्रोवाइडिंग स्किड रेजिस्टिंग ओवरलेस। इपॉक्सी कहाँ यूज करते हैं अदर देन द रिपेयर्स? Skid resisting overlays, wearing surfaces on concrete floors, waterproofing membranes to bond new and the old concrete, to bond the precast unit and to anchor the dowel bars। इतने जगह पे अदर देन रिपेयर्स ये इपॉक्सी करते हैं यूज। कहाँ पे? प्रोवाइडिंग स्किड रेजिस्टिंग ओवरलेस, यानी जहां पे कंक्रीट का फ्लोरिंग ये
बहुत स्मूथ नहीं होना चाहिए, रफ थोड़ा होना चाहिए, इसके ऊपर से घसरना नहीं चाहिए, रफनेस रहना चाहिए, फ्रिक्शन रहना चाहिए। तो उसको स्किड रेजिस्टिंग बोलेंगे ओवरले। या जहां पे वियरिंग सरफेस फ्लोर के जो है वो वियरिंग नहीं होना चाहिए, वेदरिंग या वियर एंड टीयर नहीं होना चाहिए, घिस नहीं जाना चाहिए, वहां पे यू करते हैं कंक्रीट फ्लोर में। वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, बहुत अच्छा है ना, जो हमारे वाटर प्रूफिंग की एडवर्टाइजमेंट आती है बहुत सारे मटेरियल की टीवी के ऊपर में वगैरह, वो कुछ नहीं रहते, वो ये रेजिन ही रहते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल। पुराना कंक्रीट और नए कंक्रीट में यदि बॉन्ड लाना है, बहुत बार हमारा घर में वगैरह कहीं या और कहीं काम होता है कि पुराना कंक्रीट रहता है उस, और बाद में हम नया कंक्रीट उससे जोड़ते हैं, तो वो दोनों में अच्छा बॉन्ड आना चाहिए, लीक प्रूफ बॉन्ड आना चाहिए, उसके लिए हम ये रेजिन्स यूज करते हैं। प्रीकास्ट यूनिट्स जो है इसको जोड़ने के लिए करते हैं। और जो डॉवेल बार्स रहते हैं या जो रीइंफोर्समेंट रहता है, डॉवेल बार रोड के वगैरह फ्लोरिंग में दो कंक्रीट मेंबर को जोड़ने के लिए बार रहते हैं, वो एंकर डॉयल बार रहते हैं, तो उनको एंकरिंग करने के लिए ये इपॉक्सी रेजिन बहुत है ना, इसमें बहुत बाइंडिंग पावर बहुत पावरफुल है। हाउएवर दे हैव बीन मोस्ट यूज्ड इन रिपेयर ऑफ द पॉटहोल्स, गड्ढे जो है इसको भरने के लिए इसको यूज करते हैं, अदर डिफेक्ट्स इन कंक्रीट फ्लोर्स एंड टू सील द क्रैक्स इन द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। कैसे करते हैं, हाउ दे आर यूज्ड? द क्लीन्ड एंड द ड्राई सरफेस, दैट इज द क्रैक सरफेस को क्लीन करना है, साफ करना है, is painted with the epoxy compound before placing and the repair material, है ना। जैसा पंक्चर रिपेयर करते हैं, तो पंक्चर रिपेयर करने के पहले वहां पे भी वो इपॉक्सी मटेरियल ही रहता है, वो जो पंक्चर रिपेयरिंग के लिए लिक्विड रहता है वो भी इपॉक्सी रहता है। जैसे उसको रफ करते हैं, उसको वो लिक्विड लगाते हैं पंक्चर का, और फिर ऊपर से दूसरा एखादा रबर का शीट या कोई पंक्चर का मटेरियल उसके ऊपर चिपकाते हैं, बस बस वैसा ही करते हैं। जो कंक्रीट का सरफेस जो डैमेज्ड है, जिसमें क्रैक है, उसको रफ करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और उसको क्लीन करने के बाद में इपॉक्सी कंपाउंड से उसको पेंटिंग करेंगे, और फिर वो पेंट करने के बाद में पेंट यानी उसको लगाएंगे ताकि वो बॉन्ड करेगा, और उसके ऊपर में फिर रिपेयर मटेरियल डालेंगे ताकि वो पकड़ के रख सकेगा। द क्रैक्स में बी सील्ड विथ इपॉक्सी कंपाउंड, जो क्रैक्स है कंक्रीट में उसको इपॉक्सी कंपाउंड से सीलिंग करेंगे, पक्का भर देंगे अंदर। एन इपॉक्सी मॉर्टर और पोर्टलैंड सीमेंट मॉर्टर आफ्टर प्राइमिंग द सरफेस विथ इपॉक्सी कंपाउंड, प्राइमिंग यानी पहले इपॉक्सी कंपाउंड उसमें डालेंगे, इपॉक्सी डालेंगे, ताकि क्रैक में ऊपर से भी जो भी मटेरियल, जो भी हम एक तो मॉर्टर डालेंगे या फिर से इपॉक्सी डालेंगे, वो अच्छा पकड़ के रखेगा। द पॉलीमर और द रेजिन ओवरलेस कैन बी पुट बैक इनटू यूज क्विकली ड्यू टू फास्टर क्यूरिंग, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्यूर होता है, बहुत जल्दी हार्ड होता है, तो इसलिए पॉलीमर या रेजिन जहां यूज किया है उसमें कंक्रीट स्ट्रक्चर हम इमीडिएटली यूज में ला सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं। बीइंग सीमलेस दे आर मोर हाइजीनिक एंड आर केमिकल रेजिस्टेंट, उसमें कोई क्रैक नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, इसलिए वो हाइजीनिक भी है, उससे कोई हेल्थ को दुरुस्त होने के बाद में धोखा नहीं है, और वो उसका केमिकल रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है। इस टाइप से हम जैसे फोटोग्राफ में बताया है कि ड्रिलिंग एंड प्लगिंग, कंक्रीट का जो सरफेस है उसको ड्रिलिंग किया, उसमें ग्राउटिंग किया, और ग्राउटिंग करने के बाद में जो छेद था उसको ऊपर से प्लग कर दिया, उसको ऊपर से इपॉक्सी मटेरियल से सील कर दिया। क्रैक रिपेयर बाय प्री स्ट्रेसिंग स्टील, है ना, क्रैक जो है उसको क्रैक रिपेयर को प्री स्ट्रेसिंग स्टील को उसमें ये इपॉक्सी मटेरियल यूज करके उसमें के भी क्रैक फिल किए जाता है। कॉलम का जैकेटिंग, पुराने जो कॉलम है स्ट्रक्चर के उसको रिपेयर्स है तो उसको ऐसे पहले जैकेटिंग यानी लोहे से बांधे जाते हैं, और इपॉक्सी बेस्ड कंक्रीटिंग से इसको कंक्रीटिंग किया जाता है ताकि पुराना कंक्रीट और नया कंक्रीट इसको अच्छे से बॉन्ड रहे। द रिपेयर प्रोसीजर रेजिन द सरफेस प्रिपरेशन, मैंने आपको बताया, पहले सरफेस प्रिपेयर कीजिए, रेजिन मटेरियल से मॉर्टर बनाइए, मॉर्टर में फिर से सीमेंट, वाटर या फाइन सैंड और सर्टन रेजिन मटेरियल, या अदर देन रेजिन मटेरियल
other than cement, only resin material and the sand. And if water, if it is applicable to water, water can also be added. And it is being grouted or it is being painted over the surface. ये जैसे ये कंक्रीट का चार जो पैनल्स है, इसके बीच में कहीं तो भी क्रैक्स है, तो ये क्रैक को ड्रिलिंग किया और बाद में ग्राउटिंग करने के बाद ऊपर से इसको फिनिशिंग किया, तो ये इतना अच्छा क्रैक प्रूफ और फिर से ओल्ड स्ट्रक्चर जैसा बनाया है. रेजिन इंजेक्शन किया जाता है. इंजेक्शन ग्राउटिंग जिसको बोलते हैं, द इंजेक्शन ऑफ द पॉलीमर और द रेजिन अंडर प्रेशर will ensure that the sealant penetrates to the full depth of the crack. The technique is generally consist of the drilling in holes. कंक्रीट में छेद करना है, होल बारीक, ज्यादा से ज्यादा आधा सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा हो गया था हाफ सेंटीमीटर डायमीटर के होल करना है एट ए क्लोज इंटरवल along the length of the crack, and then injecting the epoxy material under pressure, compressed air से, in each hole in turn until it starts to flow out of the next one. यानी एक छेद में से ग्राउटिंग करने के बाद वो ग्राउट पूरा अंदर जाएगा, स्प्रेड होगा, और दूसरे छेद में से जब बाहर आएगा तब हम समझेंगे कि अच्छा ग्राउटिंग हो चुका है, ऐसा इसका मतलब है. द होल इन यूज इज देन सील्ड ऑफ. जो छेद हम यूज कर रहे हैं उसमें से नोजल या जो पंपिंग हम कर रहे हैं, ग्राउटिंग कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट निकालेंगे और उसको सीलिंग करेंगे, ऊपर से पक्का बंद कर देंगे. एंड इंजेक्शन इज स्टार्टेड एट द नेक्स्ट होल. उसके बाद में दूसरे होल में इंजेक्ट करेंगे. सो एंड दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड अंटिल द फुल लेंथ ऑफ द क्रैक विल बी ट्रीटेड और रिपेयर्ड. The general steps involved are preparation of surface, installation of entry, that is the nozzles, mixing of epoxy, and then injection of the epoxy. ठीक है. And then removal of the seal. ये मैंने आपको इन शॉर्ट आपको एग्जाम में दिया है, तो ये स्टेप्स आपको लिखना है. क्रैक रिपेयर्स बाय ग्राउटिंग एंड सीलिंग. ये जैसे क्रैक्स है तो ये क्रैक में ये जैसे ये ग्राउटिंग का पंप है, ये यहाँ पे नोजल है, और इससे से अंडर प्रेशर ये इपॉक्सी मटेरियल डाला जाला है, और ये जैसे पहले रिपेयर्ड क्रैक्स दिख रहे हैं और ये बाद में अनरिपेयर्ड क्रैक्स दिख रहे हैं. तो ये रिपेयर होने के बाद में ऊपर से ऐसा ग्राउटेड रेजिन बाहर आएगा और वो अच्छा सील कर डालेगा, बॉन्ड करेगा. सिर्फ ये करते वक्त, क्योंकि ये केमिकल्स है, all these resins are chemicals, so certain health and safety precautions needed to be taken. The following precautions may be helpful as the epoxy materials are toxic and skin irritant. ये epoxy material क्या है कि ये जरा जहरीला है और ये स्किन को लग गया है, तो ये स्किन को पकड़ के रखता है, स्किन इरिटेंट है, तो इसलिए इसका कांटेक्ट विद द स्किन या इसको इनहेलेशन ऑफ द वेपर्स, ये वेपर्स की वाफ हमारे इसमें जाना नहीं चाहिए, इसलिए मास्क यूज कीजिए, हैंड ग्लोव्स यूज कीजिए, और ये पेट में भी नहीं जाना चाहिए. इंजेक्शन मस्ट ऑलवेज बी अवॉइडेड. तो ये हेल्थ सेफ्टी प्रिकॉशन कभी एग्जाम में पूछते हैं एक आध बार कि भाई ये रिपेयर करते वक्त इपॉक्सी के क्या प्रिकॉशन हमने लेना चाहिए. सो इट शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, इट शुड नॉट बी इनहेल्ड, ये हमारे श्वासोच्छ्वास के द्वारा अंदर नहीं जाना चाहिए वेपर इसकी, या पेट में गलती से ये इसके हाथ को लगे तो उस हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए. तो इसीलिए फुल फेस शील्ड, अभी हम मास्क यूज करते हैं वैसे फुल फेस शील्ड, गॉगल्स शुड बी यूज्ड ड्यूरिंग ऑल द मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑपरेशन. Protective overhauls and polyethylene or rubber gloves should be used. PPE kit जिसको आजकल हम बोलते हैं, protective sheet, protective cream for the skin can be used. Adequate fire protection should be provided. यानी स्किन को पहले ही हम कोई एक आधी क्रीम लगा लेंगे ताकि ये मटेरियल लग भी गया, चिटक गया
तो इससे हमारी स्किन को डैमेज ना करे। और एडिक्वेट फायर प्रोटेक्शन, क्योंकि ये थोड़ा इसको बर्निंग पॉसिबिलिटीज की बहुत ज्यादा है, जल सकता है जल्दी क्योंकि प्लास्टिक है ये। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि फायर प्रोटेक्शन के जो भी इक्विपमेंट है वो फायर प्रोटेक्शन की इक्विपमेंट हम साथ में रखेंगे, ताकि दे विल नॉट डैमेज if unfortunately certain fire breaks out. All these precautions needed to be taken for these special types of the repairs we have discussed today. Okay. Two methods: ordinary methods of the crack repair, conventional method, and the second is special methods. Okay. From exam point of view, ordinary methods or the conventional method is nothing but simply by whitewashing by the distempers, oil bound distempers, by applying certain oil paints, or if the cracks are of the larger length and to some noticeable depth, width, but not too much depth, then those cracks can be cleaned. उसको साफ करना है, ब्रश से साफ करना है, पानी से धोना है, या एयर जेट से साफ करना है, और सादा सीमेंट, सैंड और पानी का मॉर्टर बना के कोई एडमिक्सचर भी आप डाल सकते हैं और उसको भर देना है वो वाइड्स को, और उसको बाद में क्यूरिंग वगैरह करना है अच्छे से. Some bonding admixture you can use. These are the conventional or the ordinary method of repair of the cracks. But in special methods, we nowadays use the polymers. Polymers are made up of the monomers. Monomers are given certain treatment like the heating treatment, or we are exposing to certain radiation. They get converted into the polymers. The polymers are of two types. The one is the thermosetting polymers हम यूज कर सकते हैं, या थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं, कि जो कंक्रीट में डालने के बाद सेट होता है. तो पहले हम प्योर पॉलीमर्स यूज करेंगे जिसको पॉलीमराइजेशन की जरूरत है. ओके, पॉलीमर्स who needs polymerization, that is heating or the radiation. Various types of the polymers we have seen. Polyvinyl chloride, PVC, etc. are the examples of the polymers. And the other type of the polymers used in the special method are the resins. इपॉक्सी रेजिन आजकल का बिल्कुल लेटेस्ट रेजिन यूज करते हैं, उसको इपॉक्सी रेजिन करके बोलते हैं. ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है इपॉक्सी. और ये इपॉक्सी रेजिन कैसा यूज करते हैं कि जो कंक्रीट में जहां जहां क्रैक है वो क्रैक को साफ करते हैं, उसमें ड्रिलिंग करते हैं और उसमें बारीक ड्रिलिंग करके होल्स करते हैं टू द डेप्थ ऑफ द क्रैक्स और मोर देन डेप्थ ऑफ द क्रैक्स एट सम इक्वल डिस्टेंसेस. थोड़े डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, एक होल से दूसरा होल, और वो होल में हम ये जो रेजिन है ये रेजिन को इंजेक्ट करते हैं अंदर में, अंडर प्रेशर, अंडर द कॉम्प्रेस्ड एयर, और इसको इंजेक्ट करते हैं अंडर फोर्स. ये अंदर में जाता है, फोर्स से घुसता है, क्रैक में घुसता है, वॉइड्स में घुसता है, और ये दूसरे होल से बाहर आता है. यदि ये पूरा भर जाने के बाद में, तब ये हम ऑपरेशन रोकते हैं और फिर ये इसका छेद जो बोर होल है उसको सील करते हैं बाहर से. ये इपॉक्सी अपने आप हार्ड हो जाता है, सेट हो जाता है बाद में, और फिर दूसरा होल को फिर से ग्राउटिंग हम चालू करते हैं. इन दिस वे द ग्राउटिंग इज डन एंड ऑल द होल्स आर ग्राउटेड so that all the crack will be repaired. But during this process, as these resins and the polymers, they may affect to your skin, they may affect to your lungs, they may affect if you consume it in your stomach, they may affect as a toxin and may affect to your body. Therefore certain health precautions needed to be taken. हमारा चेहरा पूरा मास्क
लगा के क्लोज करना चाहिए, फेस शील्ड, गॉगल्स यूज करना चाहिए हमने। ये जब ऑपरेशन ये मिक्सिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं, तब बॉडी में पॉलीइथिलीन एखादी शीट या पीपीई किट जिसको बोलते हैं उसको यूज करना चाहिए, रबर ग्लोव्स करना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए स्किन को, और फायर प्रोटेक्शन की अरेंजमेंट करना चाहिए। All these precautions needed to be taken for all these repair methods. ये एक one of the examples of how the cracks are repaired with the help of the resins, है ना। कोई एखादा वॉल है, ये वॉल में क्रैक आई है, तो वैसे ही क्रैक को क्लीन करना है, क्लीन करके इसमें ड्रिल करना है, ड्रिल करने के बाद में इसको ड्रिलिंग करके इसमें ग्राउटिंग करना है रेजिन का। ये देखिए 0.3 मिलीमीटर का ही क्रैक है इसमें, तो इसमें 5 mm का बोर किया है हमने और उसमें इपॉक्सी रेजिन इसमें इंजेक्ट किया है, और ये क्रैक फिर फील हो जाती है पूरी ये रेजिन से। इन दिस वे ऑल द क्रैक्स आर रिपेयर्ड। अगेन वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रेजिन बेस्ड रिपेयर्स, one diluent and the fillers, yeah, one thinner and the hardener is there. Again this is the photograph wherein such injection type nowadays ready-made equipments are made wherein the resin is filled and it is injected into the crack directly. ऐसे आजकल रेडीमेड मिलते हैं जिसमें रेजिन अंदर में रहता है, इपॉक्सी रहता है, और ये अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ये क्रैक में इसको इंजेक्ट करते हैं, और ये राइट साइड में आफ्टर रिपेयरिंग द क्रैक्स दिस क्रैक्स लुक लाइक दिस, है ना। क्रैक कहीं भी आ सकते हैं, ब्रिक मैसनरी में भी क्रैक आ सकती है, तो उसको भी रिपेयर करते हैं, कंक्रीट को भी रिपेयर करते हैं। एखादे बार पोर्टलैंड सीमेंट का भी ग्राउटिंग करते हैं, तो उसको भी ये क्रैक में रिपेयर करने के बाद में ऐसा दिखता है। ये तो हमने शुरू में देखा ही है इपॉक्सी ग्राउटिंग करने का। ये जैसा देखा है कि एखादा बहुत बड़ा फ्लोरिंग है और उसमें कहीं तो भी क्रैक्स है, रोड है, कंक्रीट रोड है, तो उसमें पहले होल ड्रिल किया जाता है। देयर इज वन इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक प्रेशर पंप रहता है, हाइड्रोलिक पंप के इससे प्रेशर दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर गेज एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पंप either the cement and the water paste, cement, water and the sand paste, or the epoxy material is forced, is injected with the help of this high pressure hydraulic pump into the concrete. That is called as the grouting. And this grouted material then spreads to the sides, fills all the voids, fills all the cracks. This is schematically shown and repairs the cracks, repairs the structure. This is in short a photograph or the sketch showing the drilling and grouting. Chemical or the cement grout is injected to prevent. Here the soil is being stabilized, but same thing is being done into the concrete. Again, same type wherein pressure gauge, high pressure pump is used for the repairs of the voids or the cracks into the concrete. Beam jacketing, shotcreting or the gunniting is also used for the repairs of the cracks into the concrete, or if the concrete is damaged, इसको स्पॉलिंग करके मैंने आपको समझा दिया था, कंक्रीट का पोपड़ा निकल जाता है, तो तब उसको स्ट्रेंथनिंग या रिपेयर करने के लिए उसको जैकेटिंग करके बोलते हैं। मैंने बताया आजकल का ये लेटेस्ट मेथड है और लेटेस्ट जरिया है कि आज क्योंकि स्ट्रक्चर को बहुत सारे डैमेजेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उसके लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल मूव टू द लास्ट and the end part of the non-destructive test into the concrete.
We will stop here.